नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की, संसद को चलने देने के लिए सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री की अपील का अंदाज विनती भरा था। कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री की सख्ती से ही साध्वी निरंजन ज्योति ने सदन में माफी मांगी थी। उसके बाद विवाद शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने लीड ली और बाकी पार्टियों को साथ में लेकर बवंडर पैदा किया। संभव है कोलकाता में अमित शाह की रैली का यह बदला हो। मतलब यदि भाजपा प्रदेशों में आक्रामक राजनीति करेगी तो संसद में विरोधी पार्टियां दम दिखाएगी। गैर एनडीए पार्टियों में यह सोच बनी है कि संसद में मोदी सरकार को काम नहीं करने देना है। इसमें कांग्रेस की जरूर कुछ अलग अप्रोच है। कांग्रेस के आला नेता सरकार को अहम विधेयकों पर मदद करते लगते हैं, लेकिन जनता दल परिवार की पार्टियां और लेफ्ट व क्षेत्रीय पार्टियां अलग मूड में है। सो सवाल है कि भाजपा आला कमान अपने विस्तारवादी मंसूबे छोड़े या उसी एजेंडे में काम करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक में भी नहीं पहुंची। इससे आगे केंद्र सरकार और प्रदेशों की भाजपा विरोधी सरकारों में टकराव बढ़ेगा। जो यह बढ़ेगा उसका असर संसदीय कार्रवाई में भी दिखेगा। साध्वी निरंजन ज्योति के इस्तीफे की मांग पर संसद में जैसा हल्ला हुआ है, उसका अर्थ है कि मोदी सरकार की धमक को लेकर विपक्ष बेफिक्र बन रहा है। क्या नहीं, आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ा दांव चला है। पार्टी ने अपनी ओर से भाजपा के सीएम दावेदार का नाम घोषित कर दिया है। आपने जगदीश मुखी को भाजपा का दावेदार बनाया है और पोस्टर छपवा कर यह पूछना शुरू कर दिया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल या जगदीश मुखी। ऐसा ही अभियान आपने पिछले चुनाव से पहले चलाया था। तब आपने भाजपा की ओर से अपने आप विजय गोयल को सीएम का दावेदार बना दिया था। उस समय आपके छपवाए पोस्टर में केजरीवाल बनाम शीला दीक्षित बनाम विजय गोयल का मुकाबला दिखाया गया था। बाद में भाजपा ने डॉक्टर हर्षवर्धन को दावेदार घोषित किया। तभी सवाल है कि इस बार जब आप नेता जगदीश मुखी को दावेदार बनाकर केजरीवाल से मुकाबला दिखा रहे हैं, तो भाजपा क्या करेगी? क्या भाजपा किसी को सीएम का दावेदार घोषित करेगी? भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि इस बार शायद किसी को दावेदार नहीं बनाया जाए और महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर की तरह भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े। आप नेता अरविंद केजरीवाल के एक करीबी जानकार का कहना है कि अगर भाजपा मोदी के नाम पर लड़ती है तब भी आपका पोस्टर नहीं बदलेगा। आप नेता केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी का मुकाबला बनाने से हिचक रहे हैं। उन्हें लगता है कि वाराणसी की कहानी दोहराई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं का विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं को मोदी की योजनाओं का विरोध करना देर से सूझा है, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी से लेकर पार्टी के दूसरे नेताओं ने मोदी की सामाजिक विकास की योजनाओं का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के निशाने पर राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, जनधन योजना और सांसद आदर्श ग्राम योजना है। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव का चयन कर लिया है, लेकिन उसके बाद उन्हें इसका विरोध करने का ध्यान आया। राहुल गांधी ने इस योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में 700 गांव हैं। अगर एक गांव को गोद लिया तो बाकी 699 गांव का क्या होगा? वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि आदर्श ग्राम के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जा रहा है। राहुल अपनी सभी सभाओं में सफाई योजना का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद विदेश दौरों में व्यस्त हैं और लोगों को रोजगार देने के बजाय उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया है। इसी तरह जनधन योजना में 70% से ज्यादा खातों में कोई पैसा जमा नहीं होने के आंकड़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। असल में कांग्रेस में देर से ये योजना बनी कि मोदी की योजनाओं का तुलना कांग्रेस सरकार की योजनाओं से किया जाए। तभी इन योजनाओं के मुकाबले सूचना के अधिकार, भोजन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, रोजगार के अधिकार आदि योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संगठन में अब कोई नया प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। उनके तमाम लोकतांत्रिक प्रयोग ठंडे बस्ते में चले गए हैं। जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक राहुल अपने प्रयोगों को लेकर अड़ते थे और पार्टी के बड़े नेताओं को उनकी बात माननी होती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद राहुल गांधी ने अपने को बदला है। अब वे पार्टी के बड़े नेताओं की बात सुन रहे हैं। तभी उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की नियुक्ति और कांग्रेस कार्य समिति में बदलाव के लिए चुनाव कराने का इरादा छोड़ दिया है। राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनको अब लगने लगा है कि कांग्रेस के अनुभवी और बुजुर्ग नेता बेहतर जानते हैं कि कैसे संगठन चलाया जाए और भाजपा से कैसे मुकाबला किया जाए। लेकिन दूसरी ओर से अंदर खाने राहुल का विरोध करने वाले नेताओं का एक खेमा है, जिसका कहना है कि लोकसभा और 2 राज्यों का विधानसभा चुनाव हारने के बाद राहुल का मनोबल गिरा है और वे मजबूरी में वरिष्ठ नेताओं की बात मान रहे हैं। पिछले दिनों यूथ कांग्रेस से एआईसीसी में आए 4 बड़े नेताओं रमेश चेन्निथल्ला, आनंद शर्मा, अशोक गहलोत और ऑस्कर फर्नांडीज ने राहुल को खूब ज्ञान दिया। बताया जा रहा है कि नेताओं ने यूथ कांग्रेस में भी पदाधिकारी चुनने की प्रक्रिया बदलने पर राहुल को राजी कर लिया है। इससे जाहिर होता है कि एआईसीसी में राहुल का कोई प्रयोग नहीं लागू होगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर घाटी में पहली चुनावी सभा की। मोदी ने कश्मीर के लोगों से कहा कि वे उन्हें एक मौका दे, वे प्रदेश में अच्छे दिन ला देंगे। जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हुई रैली में उन्होंने लोगों से भाजपा को पूर्ण जनादेश देने की अपील की। उन्होंने शनिवार को हुए आतंकी हमले के 2 दिन बाद आज कहा कि ईवीएम पर दबाई गई उंगली AK-47 पर दबाई जाने वाली उंगलियों से ज्यादा ताकतवर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घाटी से विस्थापित हुए लोगों को बसाने की जिम्मेदारी राष्ट्र की है और सरकार उनका पुनर्वास सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार फिर कोई विवादित मसला नहीं उठाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 या सशस्त्र सीमा बल विशेषाधिकार कानून का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने वंशवादी शासन की आलोचना करते हुए लोगों से कहा कि उन्होंने बाप बेटे का राज देख लिया है और बाप बेटी का शासन भी देख लिया है। मोदी ने वायदा किया कि भाजपा ही राज्य में संपूर्ण विकास सुनिश्चित कर सकती है। राज्य में स्थिरता और विकास के लिए उन्होंने भाजपा को पूर्ण बहुमत देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के 2003 के भाषण के अंश दोहराते हुए कहा कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि कश्मीर में कल तीसरे चरण का मतदान है, जिसमें 16 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भाजपा की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के विवादित बयान से पिछले 1 हफ्ते से संसद में बना गतिरोध आज खत्म हो गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर सुमित्रा महाजन से कहा कि विपक्ष सिर्फ यह चाहता है कि सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय माइक बंद कर दिए गए थे। स्पीकर ने भी सरकार और विपक्ष दोनों से कहा कि वे सहयोग करके सदन चलाएं। गतिरोध खत्म होने का संकेत देते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राजद, सपा और लेफ्ट पार्टियों ने प्रश्नकाल में हिस्सा लिया। विपक्ष की ओर से गतिरोध खत्म होने पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने खड़गे को धन्यवाद दिया और कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयान की मांग की थी, वह हो गया है, इसलिए अब मामले को खत्म करके कामकाज किया जाए क्योंकि इस सत्र में बहुत काम है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर दिल्ली में उनकी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वे फिर इस्तीफा देने की गलती नहीं करेंगे। पार्टी के चुनाव अभियान के लिए फंड जुटाने के मकसद से अमेरिका पहुंचे केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 49 दिन सरकार चलाने के बाद इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनको लगा था कि इससे जल्दी चुनाव होंगे और पूर्ण बहुमत हासिल करना संभव होगा, लेकिन वो आकलन गलत हो गया और दिल्ली में 11 महीने राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उन्होंने पार्टी टूटने की धारणा को गलत बताते हुए कहा कि कुछ लोग छोड़कर गए हैं, लेकिन हजारों नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने भाजपा को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वे उनके बिजनेस क्लास में यात्रा करने और ब्रांडेड स्वेटर पहनने को मुद्दा बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के 39 साल बाद आखिरकार इस मामले का फैसला आ गया। उनकी हत्या के 4 आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। पिछले 39 साल में 20 जजों ने इस मामले की सुनवाई की है। इस मामले में पुलिस के 160 गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से 40 गवाहों की पेशी हुई। शुरुआत में इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी रंजन द्विवेदी है, जिसकी उम्र इस कांड के समय 24 साल थी। इसके अलावा बाकी आरोपी संतोषानंद अवधूत, सुदेवानंद अवधूत और गोपाल जी हैं। ये सभी आरोपी आनंद मार्ग समुदाय से जुड़े थे। इनमें से गोपाल जी को छोड़कर बाकी सभी देश के चीफ जस्टिस रहे। एक की हत्या का प्रयास करने के भी आरोपी हैं। ललित नारायण मिश्र की जनवरी 1975 में समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हत्या कर दी गई थी। बाद में 1989 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। आज राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने दिल्ली में एक चर्च जलाए जाने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने शून्यकाल में यह मामला उठाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद E अहमद ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा कि यह बहुत चिंताजनक बात है। सदस्यों की चिंता का समर्थन करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भी ऐसे मामले को गंभीरता से ले रही है और जरूरत होने पर इस तरह के मामलों की SIT से जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से बात की और घटना की जांच कराने के आदेश दिए। उन्होंने सदस्यों से यह भी कहा कि कोई नई घटना हुई है तो वे उन्हें जानकारी दें। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का लक्ष्य नए नए प्रदेशों में भाजपा को पसारना है। वे जितनी मेहनत करेंगे उसका बदला क्षेत्रीय पार्टियां संसद में लेगी। ममता बनर्जी के सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला करने में लीड भूमिका निभाई है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता मौके की तलाश में थे और साध्वी निरंजन ज्योति के भड़काऊ बयान से उनको यह बहुप्रतीक्षित मौका मिल गया। विपक्ष की सभी पार्टियां इस पर एकजुट हो गईं। इस मसले पर सरकार ने जितना स्पेस दिया विपक्ष उतना ही फैलता गया। मंत्री की माफी और नरेंद्र मोदी के बयान के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा। असल में भाजपा विरोधी तमाम क्षत्रप राज्यों की राजनीति का बदला संसद की कार्यवाही में बाधा डालकर निकाल रहे हैं। राज्यों की राजनीति की मजबूरी है कि जिसकी वजह से विपक्ष में जनता परिवार की पार्टियों की एकजुटता बनी है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले जनता परिवार की 6 पार्टियां एक साथ आई हैं। इसका सीधा मकसद बिहार में भाजपा को रोकना है। इस एकजुटता से राज्यसभा में 30 सांसदों का एक समूह बन गया है। यह बेहद प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इन पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर साध्वी के मसले पर सरकार को घेरा। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता जाकर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कही तो संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसद आक्रामक हो गए। उन्होंने कार्यवाही नहीं चलने देने की ठानी। जब तक साध्वी का बयान नहीं हुआ था तब तक वे दूसरे मुद्दों पर कार्यवाही ठप करा रहे थे। कांग्रेस की मजबूरी है कि वह अपने को विपक्ष की भूमिका में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए विपक्ष के हंगामे का हिस्सा बने। कुल मिलाकर कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति सरकार से टकराव बढ़ाने की है। हालांकि यह टकराव लोकसभा में कम है। वहां एनडीए के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, इसलिए विपक्ष ज्यादा हावी नहीं हो पा रहा है। लेकिन राज्यसभा में एनडीए की कमजोर स्थिति का विपक्ष फायदा उठा रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के पास बहुमत है, इसलिए वहाँ साध्वी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। सरकार ने अपने मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं पारित होने दिया क्योंकि उसके बाद मंत्री का इस्तीफा कराना होता और अगर एक बार विपक्ष इस मुहिम में कामयाब हो जाता तो हर बार सरकार को झुकाने की कोशिश होती। सो भाजपा के शीर्ष नेताओं खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तय करना है कि वे संसद में जो कुछ हो रहा है उसकी परवाह किए बगैर राज्यों में भाजपा के विस्तार की नीति पर अमल हो या संसदीय कार्यवाही की चिंता में राज्यों की राजनीति की रफ्तार धीमी की जाए। भाजपा नेताओं का मानना है कि अहम विधेयकों पर कांग्रेस को मनाया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर बड़े विधेयक उसके बनवाए हुए हैं। दूसरी सोच यह है कि यूपीए के राज में जब भाजपा इसी तरह हंगामा करती थी तब शोर शराबे के बीच ही विधेयक पास कराने की एक परंपरा बनी थी। यूपीए राज में भाजपा के हंगामे के बीच बिना बहस के बजट भी पास हो चुका है। इसलिए भाजपा नेता विपक्ष के हंगामे को ज्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं है। उनको लग रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से सरकार को अपना कामकाज निकलवाने में सहूलियत ही होगी। उसे राज्यसभा में अन्ना डीएमके, बीजेडी और बसपा का समर्थन मिल रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रदेशों के केंद्रीय राजनीति पर असर को लेकर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, जयललिता, मुलायम सिंह यादव ऐसे छत्रप हैं जिनके अपने प्रदेश है। इन प्रदेशों में भाजपा जनता में पेठ बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। कोलकाता की जनसभा में अमित शाह ने जो हुक्कारा मारा उससे ममता बनर्जी का घायल होना स्वाभाविक था। सवाल है, इस सिलसिले से पैदा होने वाले टकराव के लिए क्या भाजपा तैयार है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह विपक्ष से अपील की कि वो सहयोग करे और जो विधेयक के जो कामकाज है उसमें बाधा नहीं आने दे। फिर भी उसका असर तृणमूल कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के सांसदों पर कम हुआ है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग नज़ारा पेश हो रहा है। निरंजन ज्योति का केस एक टेस्ट केस बन गया ये देखने के लिए कि जब आपके पास लोकसभा में 281 सीट के बाद 44 सीट वाली कांग्रेस टीवी पे 9 से 12 सुबह जब भी पार्लियामेंट खुलती है वही टीवी पे छाई रहती है। तो ये एक नया दौर है जहाँ पे पार्लियामेंट खुलने के समय एक न्यूज बनाना, न्यूज में रहना, उसकी एक परंपरा शुरू हुई है और जो बीजेपी ने शुरू की है पर आज बीजेपी को सहन करना पड़ रहा है। मेरा मानना ये है, इस पे सीरियस बात ये है कि एक बाजू नरेंद्र मोदी की नई सरकार है,
वो पार्लियामेंट को अपनी ग्रिप में और उसकी व्यवस्था और उसमें जो परफॉर्मेंस करना है वो अभी उनकी ग्रिप में आया नहीं है। और दूसरी बाजू ये हो रहा है कि कांग्रेस और रीजनल पार्टी देख रही है कि एक, जैसे आप कह रहे थे कि सैलाब आया हुआ है जिसको एक, उसमें उन सबको अपनी अपनी नाव को संभालना है, तो सब लोग बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। और दूसरी बार जो बीजेपी के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मैनेजमेंट करने वाले हैं वो कांग्रेस में जो डिवाइड है उस पे हावी होके अपना फायदा नहीं उठा रहे हैं। जैसे कि निरंजन ज्योति के केस में प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, बाद में बात बंद शांत हो जानी चाहिए, नहीं हुई। ये प्राइम मिनिस्टर को तो धक्का लगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर की धमक के ऊपर ये सवाल बहुत बड़ा है। और जैसे ब्लैक मनी केस में मुकुल रोहतगी ने जो कोर्ट के सामने अपील की थी पुराने केस जजमेंट के रिव्यू की, वो बहुत उनको नुकसान कर गई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ऑल इंडिया रेडियो के भाषण में अपने को उसका डैमेज कंट्रोल किया था। ऐसे ही यहाँ एक धक्का लगा है और मैं मानती हूँ कि ये शुरुआत है मेरे ख्याल से। नहीं तो इसकी वजह क्या ये नहीं मानती आप कि जमीनी तौर पर प्रदेश के अंदर भाजपा क्योंकि बहुत आक्रामक है, ममता बनर्जी को जाके कलकत्ता में चुनौती दी जा रही है, अमित शाह की ने सभा की, इसलिए तृणमूल के उसका बदला जो है वो संसद के अंदर ले रहे हैं, या जो समाजवादी पार्टी हो या जनता दल यू के जो सांसद है वो बाधा डाल रहे हैं। तो एक तरह से प्रदेशों में जो राजनीति हो रही है उसका पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बदला ले रहे हो और गतिरोध मतलब वो जो भी राजनीतिक टकराव है वो है राजनीतिक टकराव है, और वही तो उनके पास हक ही नहीं है। ये एक ही रास्ता बचा है, नहीं तो उस नाते अब ये एक ही रास्ता बचा है, आप ये समझिए। और दूसरी बात देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो संसद में कानून बनाना है। और नरेंद्र मोदी के जो पूरे बड़े व्यापक एजेंडा है उसमें ये बहुत कानून, कई विधेयक लाने, कई विधेयक पास करवाने, एजेंडा लंबा चौड़ा। रिफॉर्म्स कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप संसद की मदद ना लो, तो क्यों नहीं सब। नहीं तो उस नाते मेरा ये कहना है कि फिर वो भाजपा के संसदीय प्रबंध में कि भाई अभी टकराव नहीं किया जाए, अभी राजनीति को ज्यादा फैलाया न जाए, अभी केवल संसद और राजकाज या गवर्नेंस पर ध्यान दिया जाए, ये रणनीति बन नहीं रही, उसका खामियाजा है ये एक तरह से। नहीं देखिए, ये आप आपको इसका जवाब इससे देती हूँ कि निरंजन ज्योति केस है जिसमें मिनिस्टर ने गलत बयान दिया, वो बिल्कुल गलत था। नहीं पर उसके बाद माफी मंगाने की कार्रवाई हुई। हुई, लेकिन उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर का मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर आनंद शर्मा और दूसरे कुछ जैसे कि मधुसूदन मिस्त्री और कुछ लोग हैं, उनमें एक डिवाइड है। तो कुछ जब एक तबका, सिर्फ आनंद शर्मा नहीं, एक ग्रुप है जो तैयार हो जाता है तो दूसरा तबका तैयार नहीं है, तो कांग्रेस की डिवाइड का फायदा नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है इस वक्त सरकार आपके अनुसार इसमें कांग्रेस से ज्यादा नुकसान है या बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी या जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां और लेफ्ट पार्टी इस केस में बहुत एक्टिव थी, सीताराम येचुरी एक्टिव थे। पर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये होगा इवेंचुअली कि पार्लियामेंट के बाहर कुछ भी करने के पहले बीजेपी को संभालना पड़ेगा अपने आप को कि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी चल रही है पार्लियामेंट में, और डेमोक्रेसी में सिर्फ 281 होने से फायदा नहीं होता है, आपको एक समझ नहीं। तो उस नाते आपका मानना है कि भाजपा प्रदेशों में, भले वो बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, उस पे आक्रामक रवैया नहीं अपनाना चाहिए उसे। वो तो अपनाएगी। देखिए भाजपा अभी तो सबसे आक्रामक मूड में है और उसको और भी आक्रामक बनना है। भले फिर संसद के अंदर उसके नुकसान झेलना पड़े। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम, ये चार को अपने पास उसको लाना वो लक्ष्य है उनका, इसलिए वो तो होगा। और ये इससे आज जो निरंजन ज्योति पे उससे ज्यादा आगे होना है। मैं मानती हूँ कि पार्लियामेंट को, उस नाते पार्लियामेंट को चलाना अपने आप में बहुत ही एक गंभीर है। और इसमें पाठ ये है सीखने जैसा कि 281 सीट आने से सब कुछ नहीं हो जाता है। और मैं तो मानती हूँ कि राज्यसभा में भी वो सोच रहे हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी को, एनडीए को लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में 2 साल लगने वाले हैं, पूर्ण बहुमत है। तो 2 साल तक नरेंद्र मोदी के सपने जो आर्थिक वो टले भी नहीं रह सकते। नहीं तो उसके नाते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये कहा हुआ कि हम संयुक्त संसदीय सत्र का, उसका भी हम रास्ता अपना सकते हैं। हर वक्त नहीं अपना सकते, ये डेमोक्रेसी है बाबा, ये आप ऐसा नहीं कर सकते।
उनके पास 8 से 10 मुद्दे हैं जो बहुत पार्लियामेंट की मदद चाहिए, तो 8 बार तो आप नहीं बुलवा सकते, कानूनन भी बुलवा सकते हैं, फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिर ये देश में डेमोक्रेसी ने रूट्स ले लिए हैं और समझा बुझा के ही काम हो सकता है। उस नाते राजनीतिक अप्रोच कि भाई आप विपक्ष को कितना कैसे मना के चलें और कितना टकराव करें, ये एक ज्यादा अहम बात है। बिटवीन द लाइंस बात ये है कि ये पार्लियामेंट का जो कानून है, पार्लियामेंट में चलने के जो तरीके हैं, उसमें ये विपक्ष देखेगा कि इस सरकार को हम्बल बना के छोड़ेगा। नहीं, लेकिन एक तरफ इधर हम्बल की बनाने की कोशिश, उधर उससे बीजेपी की सेहत पर असर नहीं हो रहा। वो तो उतनी आक्रामकता के साथ में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार सब जगह काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल देखो, जितना तो उनको वैसे ही है जैसे कि, क्योंकि अभी मूड ऐसा है पब्लिक का, अभी एंटी कांग्रेसिज्म राज्यों में कम नहीं हुआ है। वो राज्यों में अपनी जगह राजनीति चलेगी और संसद के अंदर अपनी जगह उसका। तो अभी वैसे भी एंड में बीजेपी का फायदा होना है, तो लड़के ही उनको जीतने दीजिए, लड़ना तो चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग माहौल बन रहा है दिल्ली में, और लग रहा है कि जब तक ये चारों स्टेट में बीजेपी अपना दम दिखा न दे, तब तक पार्लियामेंट में इसकी असर होने वाली है। जी शीला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।